हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है मार्च 2024 से। असिस्टेंट प्रोफेसर के एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए रेगुलर आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 49 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 50 आज डिस्कस करेंगे। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिलता है। और अभी तक जो नोट्स दिए हैं आपको, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी आपको जल्दी ही, जैसे जैसे आपको सिलेबस करवाया जा रहा है, उनके शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे ताकि आप लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सके उनका। लेट्स बिगिन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा गठित निम्न में से किस समिति ने उच्च शिक्षा में पीपीपी मॉडल की सिफारिश की थी? इनमें से कौन सी समिति ने हायर एजुकेशन में पीपीपी मॉडल की सिफारिश की थी? जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसकी बात हो रही है। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक विनियम आया था ये 2018 में, 20 अगस्त 2018 को इसको अधिसूचित किया गया था। इसमें केबी पवार समिति ने हायर एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के, इसने 4 अलग अलग मॉडल का प्रस्ताव रखा था। जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, आउटसोर्सिंग मॉडल है, इक्विटी मॉडल है, रिजर्व आउटसोर्सिंग मॉडल है। ये 4 मॉडल रखे थे केबी पवार समिति ने हायर एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अंबानी और बिरला समिति ने क्या सिफारिशें किससे संबंधित है? ये बिरला अंबानी रिपोर्ट आई थी 2000 में, सन 2000 में, और इसमें सिफारिश किया गया था जो हायर एजुकेशन है उसका निजीकरण हो, आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनको अनुदान दिया जाए। ये अंबानी और बिरला समिति की रिपोर्ट थी 2000 की। डॉक्टर स्वामीनाथन समिति ने क्या रिपोर्ट दी है? डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी 1992 में बनी थी और ये किससे संबंधित है? टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा है उससे संबंधित है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए अतिरिक्त रिसोर्सेज जुटाने पे इसमें जोर दिया गया था। जो तकनीकी शिक्षा है उसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएं। ये है डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट। जो उद्योगों से शेष का प्रावधान है उसका भी इसमें प्रस्ताव रखा गया था। यशपाल समिति की बात करें तो यशपाल समिति ने किस पे जोर दिया है? यशपाल समिति संबंधित है जो विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम है, अनुसंधान हो, पाठ्यक्रम हो, ये बहुविषयक दृष्टिकोण था इस पे। और स्पेशली जो सभी विषय है उनमें व्यावसायिक जोखिम है, व्यावसायिक संस्थागत सेटअप है, इस पे यशपाल समिति ने जोर दिया था। हमसे पीपीपी मॉडल का पूछा है तो ये केबी पवार समिति थी। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और सिद्धांतकार प्रेक्षण द्वारा अधिगम से संबंधित है? इनमें से कौन सा सिद्धांत और सिद्धांतकार प्रेक्षण द्वारा अधिगम से संबंधित है? देखिए, प्रेक्षणात्मक जो अधिगम सिद्धांत है उसमें क्या है? वो है कि जैसे हम देखें कि कोई बच्चा है, वो किसी चीज का अनुकरण करता है, किसी भी वस्तु का अनुकरण करता है कोई बच्चा, तो वो कहां से करता है ये अनुकरण? इस प्रकार के जो अधिगम है वो सामाजिक व्यवहारों से सीखता है। या हम एक, जैसे आम भाषा में कहा जाता है कि जो घर का माहौल होता है वैसा ही बच्चा सीखता है, या घर से सीखता है बच्चा, तो वो एक सामाजिक व्यवहार हो गया है। और इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत है बंडूरा प्रेक्षण। कौन सा है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बंडूरा प्रेक्षण। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए 2 पोर्टल UTSAH उत्साह और POP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, इनका संबंध किससे है? देखिए, उत्साह क्या है? ये है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन से संबंधित है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड
एक्शन इन हायर एजुकेशन, जबकि दूसरा जो पोर्टल है पीओपी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिकल, ये है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और ये दोनों सीधे हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिकल पोर्टल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जो विशेषज्ञ हैं, कोई पर्टिकुलर किसी उद्योग में विशेषज्ञ है तो उसको प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का इरादा रखना, ये इस तरीके के पोर्टल हैं और इनका संबंध है यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसने लॉन्च किए हैं ये दोनों पोर्टल, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स और आईओएस, ये किसके उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लिनक्स है और आईओएस है, ये प्रमुख किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ये किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। देखिए, सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अब इसमें क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझें तो देखिए इसमें क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, इसके अलावा एक फर्मवेयर होता है, बायोस होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसमें यूटिलिटीज होती है। ये डायग्राम आप याद रख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा आगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर होता है, फर्मवेयर होता है, बायोस होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है? नहीं है पूछा है, सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। सहायक मेमोरी कौन सी होती है? सहायक मेमोरी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। तो सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, ये तीनों एक ही चीज है। जो प्राइमरी नहीं होती है ये सेकेंडरी होती है। प्राइमरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम है, रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। और रैम को नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। रैम को वोलेटाइल कहा जाता है और ये प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। और ये टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। रैम अस्थायी होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो रैम होती है अस्थायी प्रकृति की होती है और इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। और ये जैसे कि आपका मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी, सीडी रोम, मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी है, सीडी रोम है, चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है। पी रोम जो है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है और ये ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको रेगुलर करवाते रहेंगे यहाँ पे टेस्ट। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज से यहाँ जो भी करवाया जाता है सभी आपको मिल जाता है। पूरे सभी टेस्ट में 30 क्वेश्चन मिलते हैं आपको टेस्ट सीरीज में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है? ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पे जो खरीदने वाला है, खरीदार, और जो उत्पाद है उसके बीच में लेन देन होता है।
जैसा अमेजन पेंट्री है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, या फिर फ्लिपकार्ट प्लस है, ये भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, डीमार्ट रेडी है, ये भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जैसे लेकिन जो रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गलत है? इनमें से कौन सा जो मैच नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट है, या गलत मैच कर रहा है, मिसमैच कर रहा है? इनमें से 2025 से 2034, 2025 से 2034 है, ये अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय दशक है। ये बिल्कुल सही है। 2025 से 2034 का यूनाइटेड नेशन ने ये अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय दशक डिक्लेयर किया है। 2025 से 2034 क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक, ये बिल्कुल सही है। क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक है 2025 से 2034। पिछली बार आपके क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके का कि ये कौन सा दशक डिक्लेयर किया गया है, तो हम सारे ही कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, एक ये है, आने वाले में कुछ डिक्लेयर होता है तो वो भी हम करवाएंगे यहाँ पे। 2025 से 2034 रेत और धूल के तूफानों से निपटने का दशक, 2025 से 2034 है ये। रेत और धूल के तूफानों से निपटने का संयुक्त राष्ट्र का दशक भी है, तो ये भी करेक्ट है। 2024 से 2033, 2024 से जो 2033 का है स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक, ये सही नहीं है, क्योंकि जो 2024 से जो 2033 का है ये इंटरनेशनल डिकेड फॉर साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, ये गलत है। तो स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक कब होता है फिर? अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो स्वदेशी भाषाओं का जो अंतरराष्ट्रीय दशक है ये 2022 से और 2032 वाला है। 2022 से 2032 क्या है? स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक है। जबकि 2024 से 33 ये सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय दशक है। गलत पूछा था, डी इसका इनकरेक्ट, गलत है। लाल रेड सूची के अनुसार विश्व में लुप्त प्राय थ्रेटन्ड स्तनधारियों का प्रतिशत लगभग कितना है? देखिए एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का, IUCN है, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और यह एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में, 1964 में इसको स्थापित किया गया था। ये इसकी एक रेड लिस्ट आती है, लाल बुक कह सकते हैं, रेड लिस्ट के नाम से आता है क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? इसमें जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनकी लिस्ट होती है, जो एक्सटिंक्ट करने वाले हैं, लुप्त होने वाले हैं, उनका स्टेटस क्या है, जैसे उसमें क्या क्या कवर होता है? एनिमल, फंगस, प्लांट स्पीसीज, ये कवर होते हैं इसमें। पशु, कवक, पौधों की प्रजाति और विलुप्त जोखिम स्थिति पे दुनिया का सबसे व्यापक सूचना स्रोत यही बन गया है IUCN। अब हमसे पूछा है थ्रेटन्ड स्तनधारियों का पूछा है। स्तनधारी क्या है? मैमल्स का पूछा है। अभी करंटली प्रेजेंट की बात करें तो 1,66,000 स्पीसीज हैं जो इसकी रेड लिस्ट में हैं, 1,66,000 स्पीसीज, और जिसमें से लगभग 46,000 स्पीसीज हैं वो थ्रेटन्ड विथ एक्सटिंक्शन पे है, इंक्लूडिंग 44% रीफ बिल्डिंग कोरल, 38% ट्री स्पीसीज हैं, 37% शार्क है, और जो कॉनिफर हैं 26% है। इसके अलावा जो मैमल्स हैं स्तनधारी जो हमसे पूछा है लगभग 25% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी आएगा। अगर फ्रेश वाटर ये फिश बर्ड की बात करें तो वो, यहाँ तो हमसे मैमल्स का पूछा है, लेकिन अगर फिश की बात करें तो वो लगभग 12% है फ्रेश वाटर फिश। स्तनधारी 25-26% है इसके डेटा में विलुप्त प्राय स्तनधारियों का प्रतिशत। हाल ही में खबरों में आए तूफान हेलन और मिल्टन ने किस देश में भारी तबाही की है? हेलन और मिल्टन ये साइक्लोन है, इनका संबंध किस देश से है? हेलन और मिल्टन का
या तो अब इन्होंने ये काफी तबाही मचाई है, काफी फेमस रहे, ये बहुत टाइम तक चर्चा में रहे क्योंकि इनकी वजह से काफी जान गई है लोगों की, काफी विनाश हुआ है। और ये दोनों ही किस तरीके के हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं। कौन से हैं? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं दोनों, और ये इनका संबंध है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। हेलन और मिल्टन, ये नाम हमें ध्यान रखना है। एक और साइक्लोन था जो चर्चा में था जब 30 जून के आसपास, जब इंडिया ने ये T20 वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया की टीम वहां पे बारबाडोस में ये स्टक हो गई थी 2-3 दिन के लिए। तो उस टाइम पे भी एक साइक्लोन आया था, हरिकेन बेरिल। वो हरिकेन था बेरिल, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, हरिकेन बेरिल। ये इसका संबंध है बारबाडोस से। निम्नलिखित नेताओं में से किसके प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था? प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो शुरू में पारित किया गया था 1918 में, ये बॉम्बे में पारित किया गया था। बॉम्बे प्राइमरी एजुकेशन एक्ट 1918। अभी किसके प्रयासों से पारित किया गया था? ये भारत का पहला ऐसा अधिनियम था जिसके माध्यम से राज्य ने किसी प्रांत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। यह ऐसा पहला अधिनियम था और इस विधेयक को विट्ठल भाई पटेल ने के प्रयासों से पारित हुआ था। विट्ठल भाई पटेल कौन थे? ये सरदार जो पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है? रूपांतरित चट्टान इसमें से बलुआ पत्थर नहीं है, क्योंकि बलुआ पत्थर क्या है? एक तलछटी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक टाइप का रहता है बलुआ, ये सेडिमेंट्स होता है, ये मेटामॉर्फिक चट्टान नहीं होती है। जबकि मेटामॉर्फिक कौन सी होती है? जैसे स्लेट है, संगमरमर है, क्वार्ट्जाइट है, ये मेटामॉर्फिक होती है। और बलुआ क्या है? सेडिमेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जिसमें डेफिनेशन दी गई है राज्य की? राज्य क्या मतलब है? राज्य मतलब जैसे भारत की सरकार, भारत की पार्लियामेंट, प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, और भारत के अंदर जो भारत के भीतर हो या जो भारत के नियंत्रण के अधीन जो सभी स्थानीय हैं या अन्य प्राधिकारी हैं, वो सब इसमें आते हैं और इसको मिला के कहा जाता है राज्य। जो डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में, और आर्टिकल 12 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के का है, पार्ट 3 में आता है, जो 12 से 35 संविधान के भाग 3 में आता है। ये उत्तर प्रदेश के 75वां स्थापना दिवस की थीम क्या रही है? जो उत्तर प्रदेश का 75th ये स्थापना दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? पहले तो ये 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 2024 में उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 ईयर कब मनाया गया था? 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2024 को मनाया गया था ये उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस। इसको यूपी दिवस के नाम से भी हम जानते हैं। और ये किसकी पहल थी? जो उत्तर प्रदेश के उस टाइम तत्कालीन राज्यपाल राम नायक हैं, उनकी पहल थी। और ये कब से शुरू किया गया है? अभी तो 24 जनवरी 2024 को 75वां मनाया, लेकिन पहली बार कब मनाया था ये? इसकी शुरुआत किसने की, कब हुई? तो ये 2018 में जो राम नायक थे राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, उन्होंने, उनकी पहल से शुरुआत हुई थी। 2018 से हर साल ये मनाया जाता है और इसका 3 दिन के लिए आयोजन किया जाता है, 3 डेज के लिए। इस बार लखनऊ में, दिल्ली में, नोएडा में इसके कई कार्यक्रम हुए थे और
इस बार मनाया गया था ये 24 जनवरी से और ये 4 फरवरी तक, 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक मनाया गया था। अब हमसे पूछा इसकी थीम क्या थी, उत्तर प्रदेश रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। उत्तर प्रदेश रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, ये इसकी थीम थी। उत्तर प्रदेश समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेटुम्बो नंदी नदेतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये कौन से देश की है? ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत चर्चा में है। नेटुम्बो नंदी नदेतवाह, ये 2-3 नाम है जो इस साल चर्चा में है काफी, जिनमें से एक नाम यही है नेटुम्बो नंदी नदेतवाह है, दूसरा ड्यूमा बोको है, ड्यूमा बोको, और तीसरा जो है प्रोबो सुबियांतो है। नेटुम्बो नंदी नदेतवाह है, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दूसरा जो हम चर्चा कर रहे थे ड्यूमा बोको, वो बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं। और तीसरा जो प्रोबो सुबियांतो का चर्चा कर रहे थे अभी, प्रोबो सुबियांतो, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये 3 नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफी चर्चा में है। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से किया जाएगा। भारत के कौन से राज्य में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, एआई सेंटर, बी इसका करेक्ट आंसर है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किसकी सहायता से किया जाएगा? उसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई या कोई और कंट्री का नाम देकर इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझ के याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन पिछली बार हमारे एग्जाम में आया था, स्टेट और उनका जो वहां का जो राज्य खेल है, स्टेट स्पोर्ट, वो पूछा गया था कि राज्य और इधर दे रखे वहां का खेल कौन सा है। हरियाणा है, ये राज्य पशु है। कौन से राज्य का स्टेट एनिमल कौन सा है? हरियाणा का स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, काला हिरण। हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड, कर्नाटक का इंडियन एलिफेंट और उत्तर प्रदेश का गंगेज डॉल्फिन। ये ध्यान रखना है हमें, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये चारों सही मैच कर रहे हैं, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करते हैं ना, जो टेस्ट सीरीज में करवाया जा रहा है उसको आप पढ़ लेते हैं और उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर आप निश्चिंत रहिए, आराम से 20+ आपका कोई नहीं रोक रहा है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन क्या टेस्ट सीरीज से आएंगे? जब हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रहे हैं और उसका रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, पैटर्न हमें पता है, एग्जाम का लेवल पता है, तो फिर क्वेश्चन जरूर आएंगे। अक्टूबर 2024 को लॉन्च किए गए यूरोपा क्लिपर मिशन का संबंध किससे है? ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन का संबंध देखिए, ये क्यों लॉन्च किया गया है? यूरोपा क्लिपर का जो लक्ष्य है वो है बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति ग्रह है, वहां पे बर्फीले जो चंद्रमा है उसका नाम है यूरोपा। यूरोपा क्या है? ये बृहस्पति का मून है, बर्फीला चंद्रमा है यूरोपा। उसकी सतह के नीचे ऐसा स्थान जहां जीवन संभव हो सके वो ढूंढा जा रहा है बृहस्पति पे। यूरोपा बृहस्पति का मून है और इसकी जो बर्फीली सतह है उसके नीचे ऐसी जगह ढूंढी जा रही है जहां जीवन संभव हो सके। और ये 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। 14 अक्टूबर को बृहस्पति की कक्षा में कब प्रवेश करेगा? जो क्लिपर मिशन है, यूरोपा क्लिपर मिशन, ये बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा अप्रैल में, अप्रैल 2030 में। कब? अप्रैल 2030 में बृहस्पति कक्षा में प्रवेश करेगा। ये मिशन किसका है?
CNSA, CNSA क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसका नहीं है। रोसकॉस्मोस ये क्या है? रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी है, इसका भी नहीं है। नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसका मिशन है नासा का। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका नहीं है, तो ये मिशन है नासा का मिशन है। मिशन का नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन। 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया है। ये बृहस्पति की कक्षा में अप्रैल 2030 में प्रवेश करेगा और ये वहां पे जीवन ढूंढ रहा है। जो इसका मून है वहां बर्फीली सतह के नीचे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये राष्ट्रीय इनकम डेविएशन है, राष्ट्रीय आय विचलन। इनमें से मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, वो इनमें से किसके द्वारा मापी जाती है? मुद्रास्फीति मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राष्ट्रीय आय विचलन, तीनों को लेके और मेजर किया जाता है मुद्रास्फीति को। डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तरीय पदानुक्रम के रूप में अधिगम को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तरीय पदानुक्रम के रूप में अधिगम को प्रदर्शित करता है? ये 6 स्तर कौन से हैं? 6 स्तर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा। क्रिएट, इवेल्युएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड और रिमेंबर। 1 2 3 4 5 और ये 6 है। इसके अलावा इसमें 3 वर्गीकरण भी है। ये तो ब्लूम का वर्गीकरण है, ब्लूम के हैं ये 6 स्तरीय, लेकिन ब्लूम के 3 और वर्गीकरण हैं जो कई बार एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञात्मक। और पिछली बार पूछा गया था मनोगत्यात्मक। ये 3 भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। BS ब्लूम ने ये वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या वेबसाइट विजिट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको इवनिंग में 7 बजे से और 9 बजे के बीच में ये सेंड कर दिया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।